मैं देख रहा हूँ जो भी कल कई दिन से लगातार जब से मार्केट में नए-नए अकाउंट आए हैं, तब से तमाम लोगों के कॉल आ रहे हैं और सभी लोगों का एक ही रहता है कि भैया आप कब तक आओगे कोर्ट में, डिवीज़न बेंच में कब तक प्रक्रिया चालू करेंगे? ये सवाल दूसरा सवाल लोगों का रहता है कि रिविज़िट करने पर क्या होगा? तीसरा सवाल सरकार क्या कर रही है? तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और हमारी अपनी क्या आगे की रणनीति है, क्या प्रक्रिया हम लोग आगे कर रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाबों के साथ मैं आज आया हूँ। बाकी और किसी के इसके अलावा भी सवाल है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहेंगे जिससे कि सभी के सवालों के जवाब आसानी से दिए जा सकें। मार्केट में याची बना रहे हैं या फिर जो भी लोग अकाउंट लेकर मार्केट में आए हुए हैं, इन्फो एज भाई आप लोगों ने काउंटर नहीं लगाया था मोहिनी तिवारी पर। हाँ, एक सवाल ये और है लोगों का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मोहिनी तिवारी पर जो काउंटर लगाया था वो सिर्फ 2 ही लोगों ने लगाया था। एक सरकार ने और एक हम लोगों ने। उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मोहिनी तिवारी पर काउंटर नहीं फाइल किया गया। सरकार ने फाइल किया था और हमने फाइल किया था। उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति ने फाइल नहीं किया था। तो किसी के मन में ये चल रहा है कि हमने मोहिनी तिवारी पर काउंटर नहीं लगाया था, तो ये गलतफहमी चल रही है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं आपको काउंटर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमने काउंटर लगाया था और काउंटर में जो चीजें दी गई थी, क्योंकि हम लोग प्राइवेट रेस्पोंडेंट हैं, हम लोग इम्प्लीडमेंट के थ्रू जुड़े थे। हम लोगों ने मोहिनी तिवारी पे एक एफिडेविट फाइल किया था। उस एफिडेविट के बिहाफ पे हम लोगों ने मोहिनी तिवारी पे काउंटर एंड रिटन सबमिशन जो थे वो सबमिट किए थे। उसमें हम लोग का जो भी कंटेंशन हम लोगों ने वहां पे नोट जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उनको जज ने मेंशन तो किया है, आप लोगों ने देखा होगा, मेंशन किया है ऑर्डर में। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये हुई है कि एटीआरई जो है, एटीआरई को प्री एग्जामिनेशन डिटरमाइन कर दिया है जज साहब के द्वारा। प्री एग्जामिनेशन डिटरमाइन करने के बाद उन्होंने प्री और मेंस की तरह इस भर्ती को ट्रीट किया है, जिसकी वजह से प्री में अगर कोई बेनिफिट ले लेता है, ऐसे यूपीएससी के नियम है, कई सारे राज्यों में इस तरह के फॉलो हो रहे हैं, उसी नियम को यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की गई है जैसा सिंगल बेंच के द्वारा, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में एकदम गलत नियम है। बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा कभी कोई रूल नहीं रहा है और इसी वजह से सरकार ने इस भर्ती में कोई इस तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया था, क्योंकि ये एकल भर्ती परीक्षा है, एकल परीक्षा भर्ती है, जिसको ओपन कंपटीशन बोलते हैं। ओपन कंपटीशन में किसी भी राज्य में किसी भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अगर भाग लेता है और वो ओपन कंपटीशन में अपनी योग्यता के आधार पर जनरल में सिलेक्ट होता है, तो उसको जनरल में ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसे सारे रूल कहते हैं, ऐसा 1994 की नियमावली कहती है। ठीक है, लेकिन जज साहब ने यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने माना है कि जो ओपन कंपटीशन है वो सिर्फ एटीआरई तक है। एटीआरई से आगे अगर भर्ती आगे बढ़ती है, क्योंकि एक परीक्षा यहाँ पे हो जाती है, उसके बाद आगे भर्ती बढ़ती है, तो वो एकल परीक्षा ओपन कंपटीशन में काउंट नहीं होगा, वो प्री एग्जामिनेशन और मेंस की तरह ट्रीट होगा। इसीलिए अगर किसी ने कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो उसको हम रिजर्व कैटेगरी में काउंट करेंगे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का ऑर्डर दिया है। ऐसे तमाम ऑर्डर्स भी थे जो कि बेसिक में लागू नहीं होते, अभी तक तो लागू नहीं होते, आगे का पता नहीं सकते। ठीक है, तो जो बेसिक में नियम फॉलो होते हैं और एटीआरई, आप इस चीज को समझिए, एटीआरई जो है क्यों लाया गया था, 2017 में 18 में लाया गया था 20वें संशोधन के द्वारा, जब शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उनको 2 मौके देने के बाद उसको समायोजित करने उनको मौके देने की बात की गई थी और उनको वेटेज देने की बात की गई थी। उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था एटीआरई। एटीआरई को लाने का मेन मकसद ये था कि एक स्क्रूटनी एग्जामिनेशन होता है ये, और उसमें नियमावली में भी लिखा हुआ है, जो 22वें संशोधन पे अमेंडमेंट पे ये भर्ती हो रही है, उसमें भी ये लिखा गया है कि ये स्क्रूटनी एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट होगा। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारे पास अभ्यर्थी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उनकी छटनी करने के लिए, क्योंकि सामान्यतः किसी भी एग्जामिनेशन में 3 गुने अभ्यर्थी तक लेके जाया जाता है और यहाँ पे अभ्यर्थी 4,10,000 थे।
4,10,000 अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी करने के लिए एटीआर एग्जामिनेशन रखा गया था, उसका और कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो एक पात्रता परीक्षा है। ऐसा सरकार ने टाइम टू टाइम अपने जो शासनादेश आते हैं उनके माध्यम से अवगत भी कराया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जज साहब ने इसको कोट करके डाल दिया था, जो कि सागर भाई बोल रहे हैं कि ये मुझे नहीं पूछना है। ठीक है, मैं आगे सब बाकी भी चीजों को रखूंगा। तो इस वजह से एटीआरई को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जज साहब ने इसका गलत ही मतलब निकाल दिया है अभी, जो कि आगे अगली बेंचों में चैलेंजेबल है। और चैलेंजेबल क्या, वो खारिज होगा। अभी तक हम लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं डिवीजन बेंच को। देखिए, अभी तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से राय ले चुके हैं, हाई कोर्ट के तमाम वकीलों से राय ले चुके हैं। हमारे अपने जो वकील पुराने थे उन सभी का ने तो तभी एकदम से बोल दिया था इसको तुरंत से चैलेंज कर दीजिए, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये गलत ऑर्डर है। हमारे खिलाफ जो सिर्फ एक पैराग्राफ उन्होंने दिया है जिसमें ये बोला गया था 60 से 65% के बीच में अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट पास आउट होता है और वो मेरिट के आधार पर कहीं पे भी जाए, उसको उसी कैटेगरी का ट्रीट किया जाना चाहिए। सिर्फ ये एक पैराग्राफ हमारे खिलाफ है, उसके अलावा सब कुछ हमारे फेवर में है, सब कुछ हमारे फेवर में है पूरे ऑर्डर में। सिर्फ वो एक पैराग्राफ हमारे खिलाफ है, उसको मॉडिफाई करवाने के लिए वो चैलेंजेबल है। सभी वकीलों का ये मानना था कि ये टिकेगा नहीं किसी भी तरीके से, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ये गलत तरीके से दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लोगों ने सलाह ली, सलाह लेने के बाद हम लोग अपने आगे बढ़ गए। देखिए, अभी हम लोग 27 मार्च का इंतजार कर रहे थे कि 27 मार्च को जो धरना रखा गया है उस पर गलत कोई इम्पैक्ट ना पड़े या फिर सरकार हमारे लिए कोई रास्ता निकाले, इसलिए हम लोगों ने किसी को भी कुछ भी अभी नहीं, कोर्ट की तरफ हमने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, विसाइड अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों की कोर्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पिछले लाइव में भी बता चुका हूं। देखिए, सरकार अगर इस मैटर को लेकर के अगली बेंच में जाती है तो भी हमें जाना पड़ेगा कोर्ट, और अगर नहीं जाती है तो भी हमें जाना पड़ेगा। हमें दोनों ही कंडीशन में जाना पड़ेगा। वह शर्तें हमारे वकीलों से भी बात करने पर उनका भी ये कहना था कि अगर सरकार इस चीज को इनिशिएट करती है खुद से तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ज्यादा जल्दी हम लोगों के फेवर में चीजें हो जाएंगी। ऐसा सभी वकीलों का भी मानना था, और जितने भी हमारे इवन हमारे जो विपक्ष के वकील थे उनसे भी हमने बात करी, सर ये ऑर्डर आया है, उनका भी ये कहना था ये ऑर्डर कैसे दे दिया इन्होंने, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का ऑर्डर, ये चीज तो नहीं आनी चाहिए थी। विपक्ष के वकीलों का भी ये कहना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये ऑर्डर चैलेंजेबल है, और मैं सभी साथियों को ये इंश्योर कर देता हूं, आयोग टीम जो है वो कभी भी, जब तक आप लोगों की सबकी नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी अपनी खुद की नियुक्ति नहीं मिलेगी, सभी की जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक नहीं छोड़ने वाली किसी भी तरीके से। हम लोग हर पहलू पर ध्यान देख रहे हैं और हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी प्रिपरेशन सब कुछ चल रही थी, जिस दिन से ऑर्डर आया है उसी दिन से हम लोग लगे हुए हैं, तो किसी के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो भी 6800 के अभ्यर्थी हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी अभ्यर्थी हैं 6800 की चयन लिस्ट में हैं, वो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको डिवीजन बेंच में याची बनने की सबसे ज्यादा उत्सुकता उन्हीं लोगों को दिखाई दे रही है। बहुत सारे मेरे सामने केस ऐसे आए हैं कि कुछ लोग जो 6800 के हैं वो किसी अन्य जो इस लिस्ट में नहीं है, अचयनित हैं, महेंद्र पाल को लीड कर रहे थे या फिर किसी और को लीड कर रहे थे, लेकिन 6800 के खिलाफ थे, उनसे जाकर के याची बन रहे हैं। ऐसे कई सारे केस सुनने को मिले हैं। तो मैं ऐसे साथियों को सबको बता दूं कि आप, एक गलती हम लोगों ने सिंगल बेंच में करी थी। एक चयनित अभ्यर्थी ने, 6800 में चयनित अभ्यर्थी ने एक सप्लीमेंट्री फाइल करी थी और उसमें यह बोला था कि 6800 सीटें नहीं चाहिए हमें, ज्यादा सीटों
की जरूरत है, हम 6800 से सेटिस्फाइड नहीं है और उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर अब कोई 6800 का अभ्यर्थी इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि वो लोग हैं जो 6800 के खिलाफ हमेशा रहे हैं और अब आप लोग उनके पास जाके याची बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिले हैं। तो अब आप लोग उसका खामियाजा खुद भुगतोगे अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो। जो लोग 6800 को खारिज करने के लिए पिटीशन लेकर गए थे, जो लोग 6800 के लिए कभी भी हित में नहीं सोच सकते हैं, वो आगे भी डिवीजन बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे सोच सकते हैं? आप ये कैसे सोच सकते हो? वो वहां पे जाकर के क्या कहेंगे? पहली बात एक दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कभी भी इस केस में याची लाभ होगा, कभी भी नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो लोग 6800 को यहाँ पे खारिज करने के लिए यहाँ पे पूरा उन्होंने इवन तो जो पिटीशन कभी अस्तित्व में नहीं थी उनको पैसे देकर के, उनके वकीलों को पैसे देकर के 6800 को खारिज करने के लिए उन लोगों ने वहां पे सारी जमखम दिखाई थी। और आप लोग फिर से उनकी बातों में मैं एक बार के लिए समझ भी सकता था कि चलिए कोई चयनित आपसे पैसे मांग रहा होता, एक कल अकाउंट जारी हुआ, अगर वो बंदा मांग रहा है मैं समझ भी सकता हूँ एक बार के लिए, चलो कम से कम चयनित तो है। लेकिन आप जो इस लिस्ट में ही नहीं है उनसे जाके किस तरीके से आप बात कर सकते हो? दूसरी चीज, जो भी अकाउंट जारी हो रहे हैं मार्केट में, हमारी कोशिश ये है कि सरकार इसमें पहले पहल करे। सरकार पहल करे इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जिस दिन से ऑर्डर आया था उसी दिन से अपनी ड्राफ्टिंग एंड ऑल का काम उसी दिन से चालू कर दिया और अब हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि किसी भी तरह की कोई भी एक भी छोटी सी भी कमजोरी छूटे। जो 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ में जो धरने को लीड करते हैं, या फिर हम लोग हैं जो कोर्ट में थे, तो हम नहीं चाहते कि वो भी हम लोगों पे किसी तरह का कोई भी आरोप प्रत्यारोप अब कर पाए। कोशिश यही रहती है कि सब लोग लड़े, कोई किसी की टांग खिंचाई ना करे, क्योंकि आधा टाइम हमारा जो बर्बाद होता है एक दूसरे की टांग खींचने में बर्बाद हुआ है सिंगल बेंच में। जो 6800 की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अगर आपके भले के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो इस दुनिया जहान में आपके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, ये भी आपको समझना चाहिए। हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कोर्ट में पहल करें। अगर वो पहल नहीं कर सकते हैं तो 6800 के लिए कोई ऐसे नियम बनाएं जिससे 6800 समायोजित हो सके, अगर ऐसी परिस्थिति पर उनको भर्ती कंप्लीट करनी पड़ती है तो। हर तरीके से हमारा पहला उद्देश्य यही है कि 6800 को नियुक्ति मिले, पहला और आखिरी उद्देश्य। तो आप लोगों को उसमें सहयोग भी करना पड़ेगा। हर एक अभ्यर्थी को याची बनने का भरपूर मौका मिलेगा, बशर्ते उस टाइम का इंतजार कीजिए। आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई चीज हवा में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज जाके जो कोर्ट में खड़ा हो गया उसको याची लाभ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज का इंतजार कीजिए। जो चीजें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा उस पर आगे बढ़ने दीजिए। बिसाइड दिस हम लोगों ने अपना प्रक्रिया बहुत पहले से चालू एकदम रेडी करके रख रहे हैं चीजों को, जिस दिन जरूरत पड़ेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चीज को एकदम एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। अगर कोई भी साथी किसी के भी मन में इस तरह का है कि वो अभी वो या चीज, अच्छा दूसरी चीज ये है, हम बहुत लोग इसलिए और बन रहे हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर उनको याची बनना होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो आप ये सोचिए, सिंगल बेंच में जब 90-97 कट ऑफ का मैटर चल रहा था, उस टाइम पे जब सरकार हारी थी, उस टाइम पे सरकार डिवीजन बेंच कितने टाइम के बाद गई थी आप याद कीजिए। वहां पे भी 1 महीने का रूल था। भारती पटेल पे जब स्टे मिला था 6800 को, तब डिवीजन बेंच में हमने याचिका कितने दिन बाद फाइल की थी, ध्यान करो। 30 दिन का स्टैंडर्ड टाइम होता है। 30 दिन के बाद 3 महीने तक अगर आप जा रहे हो, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आपको एक कारण बताना होता है और वो हम लोग बता लेंगे। इतना किसी के पास नहीं है कि पैसा कि 30 दिन में जाके 50 लाख इकट्ठे करके वकीलों को खड़ा करके SLP डालेगा।
और अगर किसी को ये लग रहा है कि जाके ऐसी एसएलपी एसएलपी नहीं, स्पेशल अपील ऐसे ही जाके ड्राफ्ट करवा के फाइल कर दो, तो वो 4 दिन में खारिज करवा के बैठ जाएंगे, फिर आप रोते मलते रहना। अगर किसी को ये लग रहा है किस तरीके से जाके वहां पे शामिल हो जा रहे हैं, तो अपने पैरों पर, मैं पहले ही बोल चुका हूं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। केस को बहुत बारीकी से लड़ना पड़ेगा, बहुत बहुत टेक्निकल चीजें हैं यहाँ पे। आप अगर सब लोग, हिंदी में भी वर्जन अवेलेबल हो गया है, आप सभी लोग देख लेना ऑर्डर का, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऑर्डर को जब आप पढ़ोगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, तो बहुत ही बारीकी से ऑर्डर को लिखा गया है। इस ऑर्डर को जब हम लोग वहां पे चैलेंज कर रहे होंगे, तो बहुत बारीक और महीन बहस की आवश्यकता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को रखने की आवश्यकता है। किस तरीके से एक ही पॉइंट में ये बोल दिया गया कि हाँ, हम ये भी मान रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा भी है, लेकिन ये ड्यूअल टोन का मजा देती है, क्योंकि इसको पात्रता परीक्षा भी है और इसका नंबर भी ऐड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं मान सकते, जबकि अगली बेंचेस कुछ और मान रही थी। तो इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेके चलने की आवश्यकता है, बहुत ही टेक्निकल चीजों की आवश्यकता है। तो इस तरह की कोई भी जल्दबाजी ना दिखाए। 6800 के फेवर में, 6800 के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ सकते तो कोई लड़ नहीं सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं, चाहे वो याची लाभ के लिए चिल्ला रहे हो, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी हो, चाहे कोई भी हो, 6800 के अलावा अब कोई नौकरी नहीं पाएगा इसमें, ये भी आप जान लीजिए। और 6800 के अलावा अगर उन 6800 को जनरल को नहीं निकाला जाता है, तो उनके एवज में कुछ डिमांड की जा सकती थी, लेकिन वो भी इन्होंने खत्म कर दी है फिलहाल। तो आगे कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए पानी पी पी करके सबने 6800 का विरोध किया है, सभी वकीलों ने वहां पे, वो आपने देखा ही होगा। 6800 के लिए कौन किस हद तक गया है गिराने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहां पे लड़ने वाले सिर्फ एक टीम थी, वो थी आयोग टीम। हमारे वकील ऑल डेट पे वहां पे अवेलेबल रहे हैं, हर चीज को ध्यान में रख के। लेकिन जब विरोधी वहां पे कितने थे, आप सोचिए कितने वकील आ रहे थे आपके विरोध में, और सब कुछ हमारे फेवर में आया है, सिर्फ एक पॉइंट, एक पैराग्राफ हमारे विरोध में है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी 6800 को नौकरी नहीं मिलेगी अगर ये ऑर्डर भी फॉलो होगा, कुछ को तो मिलेगी ना। हम लोग किसी हद तक तो जीते हैं ना, इसको पूरे को जीतेंगे। उसके लिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं सब लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। और बहुत बड़ा कोई तीरंदाज है तो आगे सामने लड़ भी, किसी को कोई मना तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह की हरकतें कोई ना करे कि जिससे 6800 खतरे में जाए। अभी तक किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, मीटिंग्स चल रही हैं, और मीटिंग में ये ही फोकस किया जा रहा है कि सरकार चूंकि यही चाहती थी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें से कोई बाहर ना जाए। 6800 की हमने लिस्ट निकाल दी है, सिलेक्शन लिस्ट, उनको नौकरी मिल जाए और उनसे भी कोई बाहर ना हो, ये सरकार की मंशा रही है। और अभी भी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे भी उनमें से कोई बाहर ना निकले, और ये जो लिस्ट निकाली है इसका भी भला हो जाए। इन चीजों को ध्यान में रख करके, अगर एक आप आज सोचिए, अगर ऐसी मंशा नहीं होती अब तक लिस्ट रिविजिट हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज, किसी के भी मन में ये चल रहा है कि लिस्ट रिविजिट होने जा रही है, कुछ भी कुछ वो र्यूमर मेरे भी सुनने में आए थे कि 31 तारीख तक लिस्ट रिविजिट हो जाएगी, इस तरह के कुछ आए थे सुनने के लिए। उन सब के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ भी होगा इस भर्ती में, अगर एक सुई को उठा के यहां पे भी रखा जाएगा ना, तो उसके लिए शासनादेश जारी होंगे। बिना शासनादेश के कुछ भी नहीं होगा, और वो शासनादेश पब्लिकली होंगे। तो कुछ भी होने से 8-10 दिन पहले शासनादेश जारी होंगे, है ना। तो अपने दिमाग में अगर किसी के में ये चल रहा है कि अभी ऐसे ही हो जाएगा, लिस्ट रिविजिट होके आ जाएगी, तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दे। कोई भी लिस्ट रिविजिट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने जा रहा है अभी तक। फाइनल मीटिंग्स नहीं हो पाई हैं अभी तक, अधिकारी लोग सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, एजी साहब से वार्ता चल रही है कि फाइनल डिसीजन क्या लेना है। सरकार अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंची है। जब तक सरकार फाइनल डिसीजन तक पहुंच रही है तब तक हम अपनी चीजों को तैयार करके रख रहे हैं। सरकार अपना डिसीजन
क्या लेती है, चाहे वो डिवीजन बेंच में जाए या रिविजिट करे या कुछ भी करे, तब तक हमारी अपनी अपनी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरे तरीके से हो चुकी होगी। तो कोई भी साथी इस चीज को लेकर के परेशान ना हो। 6800 पूरी एक नियुक्ति पाए, हम लोगों की कोशिश यही है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि नौकरी मिले, समहाउ कैसे भी नौकरी मिले 6800 लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।